2 दिन पहले कम्युनिटी पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चैप्टर 7 के फॉर्मूलों के बाद अब हमको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के फॉर्मूले कवर करने चाहिए। तो उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो अब जो समय आ गया है वो आ गया है रिजल्ट का कि कौन सा चैप्टर जीता है। तो चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। सो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हैं जो रिजल्ट आया है उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो भारी बहुमत से विजयी हुआ है। ठीक है, इसीलिए आज की क्लास में चैप्टर 5 के सारे फॉर्मूले हम कवर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता चल ही चुका है, चैप्टर 5 के सारे फॉर्मूले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो यहां पर चैप्टर नंबर 5 आपको पता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होती है, क्योंकि जब ये पता रहेगा तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे भाई। सो कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में भी सबसे पहले जो आता है वो आता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर अगर आपको पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं तो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जरूरत होती है इस चीज की। अब इस चीज का मतलब समझ लिया ना तो क्वेश्चन भी समझ में आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत होनी ही नहीं है भाई। तो देखो अब कंटिन्यूटी आपको पता है कि भाई अगर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इतनी समझाने वाली चीज नहीं है कि अगर इस तरीके से आपने देखा कि ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, यानी ऑब्वियसली एक ही स्ट्रोक में अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया तो ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, अपने को समझ में तो आई गया कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। बट कंटिन्यूटी के अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस अपने को देखना है तो ऐसे देखेंगे। कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आती है यहां पर क्या है आपका लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ये कंडीशन समझ गए तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी आप चेक कर लेंगे बिल्कुल आराम से नंबर मिल जाएंगे। देखो सबसे पहली चीज आती है कि ये क्या है, तो ये है आपकी लिमिट x टेंड टू a। ठीक है, और ये f ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ a, ये इक्वल होना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। लेकिन सबसे पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। ये क्या है आपकी लिमिट ही तो है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है और जो लिमिट आई है आपकी वो फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब देखो इस चीज को और थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ये वाली चीज को। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो इसका जो मतलब है ना वो ये है, और ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू a के। तो ये तीनों चीजें जब इक्वल होंगी तभी जाके आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये चीज समझ ली तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बात ही खत्म होगी कंटिन्यूटी की। अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखो अभी एक पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी देखी। अब अगर किसी क्लोज इंटरवल में हमको बोला जाता है कंटिन्यूटी के लिए कि इस पॉइंट पर यानी इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, तो जरूरी क्या है, यहां पर यही बोला गया रियल फंक्शन f is said to be continuous if f is a function defined on closed interval ab, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in ab। कहने का मतलब अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी की बात हो रही है, इसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस पूरे यानी इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन को हम इस इंटरवल में कंटिन्यूअस कह सकते हैं। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि इसके क्लोज इंटरवल की अगर बात करें तो इसके जो एंड पॉइंट है इनकी भी बात हो रही है और इनके बीच की जो वैल्यू है उन पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब अभी हम सीख के आए हैं कि अगर किसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बताएंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन देखो अगर इस इंटरवल की बात करी जाए तो इस इंटरवल में अगर आप देखो तो ए और बी के बीच की जो वैल्यू है उनमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो फाइंड कर लोगे, बट अगर ए और बी की बात करी जाए तो यहाँ पर बात कुछ फंसती हुई दिखाई देती है कि अगर ए की बात करो आप, ठीक है, जैसे ये क्लोज इंटरवल ए बी है और अगर ए की आप बात कर रहे हो तो आपको ए माइनस ए प्लस पे आपको वैल्यू चेक करनी होगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। लेकिन आप खुद बताओ एक चीज कि इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ए के आगे की वैल्यू इंक्लूड है, ए इंक्लूड है बट ए से पहले की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब ए माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है।
इसीलिए जब भी क्लोज इंटरवल की बात हो रही है और यहां पर जो भी पॉइंट है उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए जब भी कंटिन्यूटी अगर चेक हो रही है फंक्शन की, उसका मतलब ये है कि a प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट से ही कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करते। ओके अब इसी तरीके से अगर b की बात करी जाए तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर b पॉइंट पर अगर आप लिमिट चेक करोगे तो आप b माइनस और b प्लस चेक करोगे, लेकिन सीधी सी बात है भाई कि अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर b से कम वाली वैल्यू इंक्लूड है, b से ज्यादा वाली वैल्यू इंक्लूड ही नहीं है, मतलब b प्लस मतलब b प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो भी पॉइंट रहेगा आपका, इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट से ही फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बोला गया है कि कंटिन्यूटी ऑफ f एट a मींस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, और अगर b की बात करी जाए यानी इस वाले पॉइंट की बात करी जाए तो लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ b। ओके बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से क्लोज इंटरवल में यही इंपॉर्टेंट है कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की। देखो सिंपल सी बात है कि अगर दो फंक्शन है f और g और वो किसी c पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो सीधी सी बात है कि f प्लस जी भी उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, f माइनस जी भी उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा और उनका डिवीजन भी उस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा। बस डिवीजन में एक चीज ध्यान रखना है कि f अपॉन g है तो g इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया यानी समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है gc इज नॉट इक्वल टू 0। तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है समझ लिया। अब बात आती है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इसमें एक ही चीज समझ के रखो कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन, अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉर्मूलों की ही तरह यूज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर कंटीन्यूअस होता ही होता है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय f of x इक्वल टू x इज कंटीन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि फंक्शन में आपने 1 रखा तो रिजल्ट भी 1 मिला, आपने 2 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिला, इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है और आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें मॉडुलस फंक्शन की तो मॉडुलस फंक्शन भी अपना कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। और अगर बात करूं इन सभी को हमने डिटेल वीडियो में जब चैप्टर 5 हमने किया था तो इन सभी को हमने प्रूव भी करा है। ठीक है, बाकी आगे है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है अपना और रैशनल फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, इसके बाद साइन कोसाइन टेन यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होते ही होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, ये कुछ फॉर्मूलों की तरह ही काम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपने देख लिया कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, अब देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भी कुछ अलग नहीं है। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर इक्वल आ जाते हैं तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर चेक कैसे करना तो उसको फटाफट से देख लो। हालांकि अपन ने डिटेल वीडियो में भी इसको कवर करा था और अभी मैंने जो वन शॉट कवर किया है, ऊपर लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं देखा है तो जाओ देखो इसको। ठीक है, तो वन शॉट में भी हमने ये सारी चीजें कवर करी थी। चलो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा सा फटाफट समझो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट की बात करें, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी तो कैसे करोगे आप। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं यहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, इसके बाद अब सीधी सी बात है हम ये वाली लिमिट यहाँ पर रखेंगे। अब a माइनस, तो a में से क्या माइनस करें, हम h माइनस कर देते हैं। h क्या है अपना 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है बट ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए। डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे आ जाएगा a माइनस h और ये माइनस का a से a गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस h। तो देखो आप चाहो तो यहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए चाहो तो इससे भी आप जा सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इक्वल टू, यहां पर अपन ने लिया लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए a प्लस
फॉर्मूला वही रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये वाली जो लिमिट है ए प्लस वाली, तो ए में क्या ऐड करें, एच ऐड करें, जो कि पॉजिटिव है और जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एज इट इज, एक्स की जगह पे ए प्लस एच माइनस ए से ए गया, और ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो बस ये बात है, अगर ये आपने समझ ली, ये आपने कर लिया और दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो आई होप बात समझ में आई होगी। तो एक तरीके का देखा जाए तो ये फॉर्मूला ही है, यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे क्या है, आपके कई सारे काम आधे हो जाएंगे, खासकर कब, जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। समझ रहे बात को? मान लो आपको कोई फंक्शन दिया और बोल दिया कि ए पर आप इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो आप कोशिश करो कि पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। हमने डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करी, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल आ गया तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं आया तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है कंटिन्यूअस हो भी जाए और हो सकता है कंटिन्यूअस ना भी हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही बोला गया है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ओके, चलो अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। मतलब अब सीधे क्वेश्चन आएंगे और अपने को डिफरेंशिएशन करना है, और एक्चुअल में फॉर्मूले अब आए हैं। अभी तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जिनको ऑब्वियसली समझना जरूरी था, जिनके बिना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये तो फॉर्मूले पहचानते ही हैं आप। ये x की डिग्री n का n x n माइनस वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, e की डिग्री x तो ऐसा है भाई, डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, उसको रहना तो वैसे ही है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं अपने। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में एक चीज ध्यान रखो कि जैसे इसमें नेगेटिव आया, इसमें नेगेटिव आया, इसमें नेगेटिव आया, तो तीनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है, ये कॉस है, ये कॉसेक है, ये कॉट है। कॉस कॉसेक कॉट सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से इनवर्स में है कि जैसे साइन कॉस टेन इनवर्स कॉसेक सेक कॉट, तो इसमें भी आप देखो कॉस इनवर्स में नेगेटिव है, कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव है, कॉट इनवर्स में नेगेटिव है। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले को, हाँ मैंने शायद लिखना भूल गई होंगी, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये है log x। तो अब आप बोलेंगे log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है। हाँ भाई 1/x होता है, हमने लिखा भी है, लेकिन इसका बेस देख रहे हो आप, बेस में है a। अगर log x अकेला लिखा है और बेस में कुछ नहीं है, उसके यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बेस में e है, बट यहाँ पर log x के साथ बेस में क्या है, a है। इसलिए ध्यान देने लायक ये बात है कि log x का हो गया 1/x, लेकिन ये क्या है a, तो log a। तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को भी। ओके, चलो तो ये हो गए अपने फॉर्मूले। अब बात आती है सम रूल्स फॉर डेरिवेटिव। तो इन रूल के बिना आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि ये जो है हर क्वेश्चन में बीच बीच में कहीं ना कहीं टपकेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला जो आपका रूल है वो यही है कि अगर दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। अगर डेरिवेटिव अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, दो फंक्शन है, e की डिग्री x प्लस साइन x है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, डेरिवेटिव ऑफ e की डिग्री x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है इसमें, पहले वाले रूल में तो कुछ नहीं है। अब आता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में यहाँ पर देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ा है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया है। अब सेकंड का डेरिवेटिव कर चुके तो सेकंड को एज इट इज छोड़ो और डेरिवेटिव करो फर्स्ट का। तो ये ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। तो क्वोशिएंट रूल तो भाई जैसा है वैसा ही रखना है, इसमें आप ऑर्डर में कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, चलो अब आता है चेन रूल। तो चेन रूल कहाँ काम आता है, जब भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए अपने, तब अपना चेन रूल काम आता है। कैसे आता है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल से समझो, वही बेटर तरीका है। साइन एक्स स्क्वायर है, तो अब आप देखें साइन एक्स एक अपना अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर अपना एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन मिक्स होके आ गए। तो साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन चेन रूल से अपने को एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ओके चलो, अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो देखिए कई बार आपको सीधा सीधा फंक्शन नहीं दिया जाएगा कि आप फॉर्मूला लगा सको, तो आपको कुछ ना कुछ y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आ जाए तब तो वो एक्सप्लिसिट है, और नहीं आए मतलब वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, एक्सप्लिसिट में आ जाएगा तो कर ही लोगे, लेकिन इम्प्लिसिट ऐसा रहेगा जिसमें नहीं आएगा, तो उसको वैसे के ही वैसे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी। तो आप देख रहे हैं ये जो दूसरा वाला है ये अपना इम्प्लिसिट है, इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स है, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 1, साइन एक्स वाई को करोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स वाई। अभी चेन रूल समझा है कि यहाँ पर ये जो एक्स वाई है इसको भी अपन डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, फिर बीच में माइनस और डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा और आराम से आप आगे भी डिफरेंशिएट सॉरी चेन रूल नहीं प्रोडक्ट रूल लगा के और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं उनको वैसे के वैसे ही हमको डिफरेंशिएट करना होता है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स वगैरह कॉमन लेके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपन ने किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ अपन फॉर्मूला देख रहे हैं और कुछ की पॉइंट्स देख रहे हैं जो कि जरूरी है यहाँ पर। चलिए अब बात आती है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जनरली y इक्वल टू समथिंग यानी y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, बट पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा नहीं होता। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कि मान लो आपको दे दिया y इक्वल टू साइन t और x इक्वल टू दे दिया कॉस t। अब आप देख रहे हैं आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखो कि अगर dy अपॉन dx फाइंड करना है तो यहां पर आप देख रहे हैं खुद क्लियर कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, और x भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो y को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, और dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt कर दो, तो आपको dy अपॉन dx तो मिल ही जाना है। तो इस तरीके से आपका ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये काम करता है। ओके चलें आगे। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब लॉग लगा के उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब लगता कहाँ है, जैसे कि देखिए हमको ए की डिग्री एक्स का फॉर्मूला पता है, हमको ए की डिग्री एक्स का फॉर्मूला पता है, बट आप खुद बताइए क्या साइन एक्स की डिग्री कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा पता है, नहीं पता। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं और उसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोथ साइड आप लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग एफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स, और ये वाला जो फॉर्मूला है एन लॉग एम वाला ये लगा दिया, तो आप देखो इस लॉग वाई को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो ये फॉर्मूले हैं। बाकी कुछ ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रिजल्ट हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज एन कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको बोला जाता है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास कोई फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, और आपको बोला जाता है कि आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो या वाई टू फाइंड करो या वाई डबल डैश, ये इन सभी का मतलब वही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे, तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहली बार करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, चेन रूल। ठीक है, अब दो बार से डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों को भी हमने देख लिया, कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स थे उनको भी हमने देख लिया, जिनके बिना अपन चैप्टर 5 जो है वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो सब कुछ यहाँ पर फॉर्मूले देखे हैं और कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स देखे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना ही है, ठीक है, और साथ में शेयर भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।